नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को 8:55 हो चुके हैं। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं दिन भर की तमाम बड़ी छोटी खबरें लेकर। खबरें मूल रूप से पॉलिटिकल ही है, क्योंकि आपने आज दिन भर पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखी। शिमला में, राजधानी शिमला में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। हालांकि बहुत से लोगों को इस बात पर मायूसी जरूर सामने आई होगी कि सिर्फ दो ही ओथ हुए, मुख्यमंत्री का और डिप्टी मुख्यमंत्री का, लेकिन मंत्रिमंडल का ओथ अभी नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल को लेकर लगातार चिंतन जारी है, मंथन जारी है, उसके गठन की कवायद जारी है। कौन मंत्री बन सकता है, कौन नहीं, हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं। आपको आज ये भी बताएंगे कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है राहुल गांधी ने सुखविंदर सुक्खू को क्या कहा, और यही नहीं, विक्रमादित्य को प्रियंका और राहुल ने क्या खास सलाह दी, और पूरे के पूरे कांग्रेसियों को वो क्या सख्त हिदायत थी जो राहुल गांधी शिमला से देकर गए हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी हर कांग्रेस के हर वर्ग के जो नेता थे, चाहे वो प्रतिभा सिंह थी, चाहे विक्रमादित्य थे, चाहे मुकेश अग्निहोत्री थे, चाहे सुखविंदर सुक्खू थे या दूसरे लोग थे, उनसे बिल्कुल खुलकर गले मिले। लेकिन ये सब वो था जो आपने देखा। कमरे के भीतर राहुल गांधी ने सभी कांग्रेसियों को एक खास हिदायत दी है। लेकिन इससे पहले चर्चा करेंगे वो खास हिदायत क्या थी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही सुखविंदर सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। अपने कार्यालय जाने से पहले वो सीधे टूटी कंडी के अनाथ आश्रम में गए। वहां उन्होंने रह रहे बच्चों से बातचीत की, उनकी समस्याएं जानी और विभाग को निर्देश दिए कि टूटी कंडी ही नहीं, बल्कि जहां जहां इस तरह के आश्रम हैं, जहां ऐसे बच्चे रह रहे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या अपरित्यक्त जो है परित्यक्त महिलाएं रह रही हैं, वृद्ध रह रहे हैं, इस तरह के जो वृद्ध आश्रम है, महिला आश्रम है, अनाथ आश्रम है, उनमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए और विशेष देखरेख वहां रहने वाले लोगों की होनी चाहिए। लंबा समय उन्होंने वहां गुजारा, लोगों से बातचीत भी की जो बच्चे वहां पे रहते हैं, स्टाफ से भी बातचीत की और सबको एक खास हिदायत देकर गए। उसके बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठे। ये अपने आप में एक नई चीज थी। होता यह है कि रिज पर शपथ के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते हैं, लेकिन सुखविंदर सुक्खू ने जिस तरह से शपथ के तुरंत बाद अनाथ आश्रम का रुख किया, उससे उन्होंने एक साइकोलॉजिकल संदेश देने की कोशिश करी है अपने पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कि वह अंतिम आदमी जो लाइन में खड़ा है, समाज की जो धारा है उसमें जो सबसे नीचे व्यक्ति है, जिसको एक तरह से अनाथ कहा जाता है, अनाथ आश्रम में तो वही रहते हैं, तो जो ठुकराया हुआ है समाज का, उसका ख्याल उनको रखना है। आपको याद होगा पिछली बार जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी अपनी पहली ही कैबिनेट में सामाजिक पेंशन का जो दायरा था उसकी उम्र सीमा कम कर दी थी। उसका गैप उन्होंने 10 साल जो है और कम कर दिया था। इसी तरह की तर्ज पर आज सुखविंदर सुक्खू ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसके बाद वो अपने ऑफिस भी गए, ऑफिस में उन्होंने जो जरूरी फाइलें थी वो भी करी। लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल के कवायद जारी है, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कवायद जारी है। पर इसी बीच में अब घमासान फूटने वाला है बीजेपी में। जी हाँ, हार का घमासान फूटने वाला है बीजेपी में। इसकी शुरुआत हो गई है और शुरुआत कहीं और से नहीं हुई है, ज्वालामुखी से ही हुई है। ज्वालामुखी फूटेगा कहां से? ज्वालामुखी से फूटेगा। जी हाँ, ज्वालामुखी के पूर्व विधायक और चुनाव से ठीक 10 दिन पहले देरा भेज दिए गए रमेश धवाला ने अब मोर्चा खोल दिया है जयराम ठाकुर के खिलाफ। संगठन के एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ वो पहले से ही उनकी तनातनी आपको सर्वविदित है। लेकिन आज देहरा के आईपीएस रेस्ट हाउस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। देहरा मंडल के अधिकांश लोग उसमें आए, कुछ लोग नहीं भी आए, लेकिन अधिकांश लोग आए और उसमें सब ने जी खोलकर अपने विचार रखे और जमकर अपनी सरकार के मुखिया के खिलाफ यानी जयराम ठाकुर के खिलाफ भड़ास निकाली। बहुत से पदाधिकारियों ने साफ कहा कि जयराम ठाकुर ने देहरा में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को शह दे के रखी जो इंडिपेंडेंट बीजेपी के ही खिलाफ जीता था और फिर उसके ही काम किए, उसको ही आगे बढ़ाया। ऐसे में संगठन यहां कमजोर होता गया और उसका खमियाजा हमें चुनावों में भुगतने को मिला। एक एक करके अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। चुनाव के बाद ये पहला इस तरह का वाकया है जिसमें हार को लेकर कोई मंथन हुआ हो। अभी तो मंथन हो रहे थे कि कितनी सीटें आ रही, कितनी नहीं आ रही हैं। हमें याद है कि जब धर्मशाला में मंथन हुआ तब भी धवाला सबसे पीछे बैठे थे। उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था जब उनकी बारी आई कि
एग्जाम हो गया है, परीक्षा हो गई है। अब जो भी नतीजा होगा वो सामने आ जाएगा, ज्यादा मंथन की जरूरत नहीं है। लेकिन आज उन्होंने बकायदा अपने लोगों के साथ मंथन किया और फिर उस मंथन में ये निशानेबाजी सीधे सीधे जयराम ठाकुर पे आई। यही नहीं, जब धौला की बारी आई तो उन्होंने बातों ही बातों में पार्टी के एक संगठन के पदाधिकारी, संगठन मंत्री पवन राणा को भी लपेटे में लिया। हालांकि उन्होंने पवन राणा का नाम नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं कि और किसी का वो नाम नहीं ले रहे थे, किसी और की तरफ उनका इशारा नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरा 20,000 वोट का पर्सनल कैडर है ज्वालामुखी में। इसके बावजूद अगर वहां पे रविंद्र रवि हार गए तो जाहिर है कि संगठन के कुछ नेताओं की भूमिका सही नहीं रही। संगठन ने ही वहां पे भीतरघात किया और रविंद्र रवि को हरा दिया। यहां तक कहा गया कि एक आजाद प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया जानबूझ के, ताकि रविंद्र रवि हार जाए, और नतीजा वही रहा। जो आजाद को वोट पड़े उतने ही वोटों से सीट हार गई। तो जाहिर सी बात है कि ज्वालामुखी से ज्वालामुखी फूटना शुरू हो गया है। कितना ज्यादा फूटता है, कितना लावा बाहर आता है, वक्त बताएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जी हाँ, बीजेपी में निश्चित तौर से लड़ाई पड़ेगी। एक गुट ये भी देख रहा होगा कि किसको इसके लिए दोषी ठहराया जाए, लेकिन उस गुट की समस्या यही होगी कि सारी चीजें तो उसी के हाथ में थी, सारी चीजें तो उसी के हाथ में थी, सारी चीजें वही कर रहे थे। ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि जब हार सामने आई तो ठीकरा किसी और के सर फोड़ा जाए। जाहिर है कि इससे पहले वो गुट कुछ कहता, दूसरी ओर से निशानेबाजी शुरू हो गई है, दूसरी ओर से तीरंदाजी शुरू हो गई है और साफ शब्दों में जयराम ठाकुर पे पहला हमला हुआ है। क्या यह सुनियोजित है, यह भी देखना होगा। लेकिन माना जा रहा है कि अब इसके बाद बैक टू बैक कई हमले होंगे, कई लोग बोलेंगे। कब कब कौन कौन बोलेगा उस पर हमारी नजर रहेगी। अगली खबर की ओर को रुख करते हैं। आज जब शपथ ग्रहण के लिए राहुल गांधी शिमला आए तो जाते जाते उन्होंने कांग्रेसियों को एक खास हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, पूरे देश में एक नया संकेत देती है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा काम ना करें जिसके चलते यहां पे भी कोई इस तरह का बवाल हो जैसे महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर हुआ। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की शरारत करने वाले को सख्ती से निपटा जाएगा। यह उनकी सीधी सीधी ताकीद थी तमाम बड़े नेताओं को। उस समय जब ये ताकीद दे रहे थे तो जो ऑब्जर्वर आए थे बाहर से वो भी वहीं मौजूद थे। प्रदेश के जो नए सरमाएदार हैं वो भी मौजूद थे और जो सरमाएदारों से नाराज गुट चल रहे थे उनके प्रमुख भी मौजूद थे। जाहिर है राहुल गांधी ने सभी को एक लाइन का यह संदेश दिया है कि अगर कहीं गड़बड़ हुई तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा। राहुल गांधी के इस रूप को लेकर कांग्रेसी भी हैरान थे। नॉर्मली राहुल गांधी ओपनली इस तरह की चीजें नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। जाहिर है कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। रही मंत्रिमंडल के गठन की बात, उसकी कवायद इस समय पीटरहॉफ में चली हुई है, क्योंकि अभी ओक ओवर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिला नहीं है। तो पीटरहॉफ में उन्होंने डेरा डाला है। मुख्यमंत्री कवायद कर रहे हैं कि किस तरह से मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। डिप्टी मुख्यमंत्री माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ भी उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने फ्री हैंड दिया है सुखविंदर सुक्खू को कि वो जिसे चाहे मंत्री बनाए, लेकिन वरिष्ठता का, इलाके का और दूसरे समीकरणों का ख्याल रखा जाए, ये ताकीद उनको की गई है। हाँ, इतना जरूर स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपको फ्री हैंड दिया जाता है, आप मुकेश जी के साथ बैठकर डिस्कस करें और मंत्रिमंडल को जल्दी से जल्दी फाइनल करें। माना जा रहा है कि बुधवार तक ये फाइनल हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो परसों मुख्यमंत्री फाइनल लिस्ट लेकर दिल्ली भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जा सकते हैं दिल्ली, और वहां से पोर्टफोलियोज का मामला सेटल हो सकता है, क्योंकि कुछ पोर्टफोलियोज को लेकर दिक्कत आ रही है, ऐसी सूचनाएं हैं। लेकिन जो एक बात आई थी कि आज तीसरी ओथ भी होगी, वो नहीं हुई, क्योंकि वहां वरिष्ठता का मामला ही आ रहा है और सीनियोरिटी का मामला आ रहा था। ऐसी स्थिति में अब मुख्यमंत्री को फ्री हैंड देने के बाद चीजें बदल गई हैं। 10 लोग बनने हैं, 12 से टोटल 12 का स्पेस है, 2 बन गए हैं, 10 को बनना है। मोटा मोटी शिमला से 4, कांगड़ा चंबा से 3, 7 और हमीरपुर और मंडी से 3 बनने हैं। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं एक संसदीय क्षेत्र से कम कर दिया जाए,
ये कांगड़ा चंबा से कम करेंगे तो 3 मिलेंगे कांगड़ा चंबा को, शिमला को 4 मिल जाएंगे। इस तरह से जो है फिर 3 जो बचे उनको मंडी और हमीरपुर में डाला जाएगा। मंडी हमीरपुर को लेकर कुछ ज्यादा चिंताएं इसलिए भी नहीं होनी चाहिए, खासतौर से हमीरपुर को, क्योंकि वहां अभी ज्यादा से ज्यादा एक स्पेस होगा। ऐसे में मंडी संसदीय क्षेत्र को 2 स्पेस मिलेंगे, लेकिन कांगड़ा को मिनिमम 3 और शिमला को मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 मिलने हैं, क्योंकि कांगड़ा में 14 आई हैं, माफ कीजिए शिमला में 14 सीटें आई 17 में से, कांगड़ा पार्लियामेंट्री में 17 में से जो है वो 13 आई हैं, 12 आई हैं, माफ कीजिएगा 10 कांगड़ा जिला में और 2 चंबा जिला में, 12 आई हैं, 9 आई हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, 5 आई हैं मंडी संसदीय क्षेत्र में। मंडी जिला में लगभग सफाई है, 1 विधायक आए हैं। जाहिर है कि वो पहली बार आए हैं तो उनका मंत्रिमंडल का स्टेक कितना है ये इस बात पर ही निर्भर करता है कि मंत्रिमंडल के लिए जब गठन होगा मंत्रिमंडल का तो उसमें स्पेस कितना है। अगर स्पेस कम होगा तो उनको कहीं ना कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। 2 पद और भी हैं, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का, उसको लेकर कवायद चली हुई है। शिमला में रोहित ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह का दावा मजबूत है, लेकिन शिमला संसदीय की बात करें तो आप विनय कुमार और हर्षवर्धन चौहान, धनीराम शांडिल को भी बाईपास नहीं कर सकते। धनीराम शांडिल को संभवतः इस बात के लिए मना लिया जाएगा कि वो मंत्रिमंडल के बजाय कुछ और करें। और क्या करेंगे? क्या वो चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल एडवाइजर बनाए जाएंगे या संगठन में उनको कोई बड़ा पद दिया जाएगा? ये बात की बातें हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी आयु के लिहाज से उनको ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप थोड़ा पार्टी का सहयोग करें। कितना करते हैं कितना नहीं वक्त बताएगा, क्योंकि वो भी हाईकमान के खास है। हाईकमान के आज सारे ही खास थे, हाईकमान ने सबको ही गले लगाया। वो हाईकमान ही क्या जो सबको गले ना लगाए, लेकिन हाईकमान अपना काम कर रही है। उन्होंने एक तरह से फ्री हैंड सुखविंदर सुक्खू को दिया है और डिप्टी सीएम को साथ लेकर चलने के उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हाईकमान भी जानती है, ये आप भी जानते हैं कि दोनों लोग अगर मिलकर चलेंगे तो कांग्रेस की गाड़ी डबल रफ्तार से चलेगी। नहीं चलेंगे तो पहले भी आपने डबल इंजन को फेल होते हुए देखा, तो फिर कोई नई बात नहीं है। क्या होता है क्या नहीं ये देखना होता है। उधर विक्रमादित्य सिंह को आज स्पेशल एक संदेश दी गई, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। उन्हें साफ कर दिया गया है कि उनको किसी भी किस्म की चिंता की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि आई एम देयर टू लुक आफ्टर यू, वी नीड योर हेल्प, वी नीड योर पावर, वी नीड योर एनर्जी। हमें आपकी ऊर्जा की, हमें अब आपके सामर्थ्य की, हमें आपकी लोकप्रियता जो लोगों में है उसकी जरूरत है और उसका हम सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए आप ये चिंता छोड़ दें कि आपको मंत्रिमंडल में क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। जाहिर सी बात है कि विक्रमादित्य सिंह मंत्री बनेंगे और एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ बनेंगे, लेकिन इसमें यही इफ्स एंड बट्स रहती है कि विक्रमादित्य को क्या पोर्टफोलियो पसंद आएगा, नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी पसंद का पोर्टफोलियो। लेकिन उसमें ये चक्कर यह रहेगा कि इतना जरूर उनको कहा गया है कि सीनियर जूनियर का ख्याल जो है वो हमको रखना पड़ेगा, हम इस लाइन को तोड़ नहीं सकते। तो ये देखना होगा जी। मंत्रिमंडल की कवायद चली हुई है मंत्रिमंडल के गठन की, और संभवतः ये माना जा रहा है कि इसको जो है अभी कर दिया जाएगा। थोड़ी कुछ नियुक्तियां भी हुई हैं। डिप्टी सीएम के ओएसडी बनाए गए हैं रिटायर्ड एचपीएस अधिकारी धनवीर ठाकुर, एसडीएम रहे हैं लंबे समय तक अलग अलग जगहों पे। उनको जो है डिप्टी सीएम के ओएसडी बनाया गया है। ये सरकाघाट से संबंध रखते हैं, सरकाघाट क्षेत्र से। इनको जो है धनवीर ठाकुर को डिप्टी सीएम का ओएसडी बनाया गया है। तो रिटायर्ड और टायर्ड की शुरुआत हो गई है। पिछली बार भी जयराम ठाकुर ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रिटायर्ड और टायर्ड नहीं चलेंगे, और यहां भी ये शुरू हो गया है। इसके साथ ही एक और नियुक्ति भी आज हुई है। द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्लीज्ड टू अपॉइंट श्री सुनील शर्मा, रेजिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वार्ड नंबर 6, हाउस नंबर गांधीनगर हमीरपुर। सुनील शर्मा बिट्टू, इनको पॉलिटिकल एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लगाया गया है। तो इनको पॉलिटिकल एडवाइजर लगाया गया है। तो जो हम चर्चा कर रहे थे, ये सूचना भी अभी की है, तो 2 नियुक्तियां हुई हैं, इनको पॉलिटिकल एडवाइजर लगाया गया है। टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं दी इनको, और टिकट दी वहां पे डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। अभी इनको जो पॉलिटिकल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया है। जाहिर सी बात है कि सुखविंदर सुक्खू ने अपने पुराने साथी को एडजस्ट किया है, लेकिन इसका मतलब यह है कि धनीराम शांडिल को अब इस पोस्ट पे
नहीं लिया जाएगा, जाहिर सी बात है पोस्ट भर गई तो अब मंत्रिमंडल में उनका स्टेक बनता है। अगर उनको वैसे ही बनाने के लिए, नहीं बनाने के लिए अगर मना लिया जाता तो अलग बात है, अन्यथा फिर देखना होगा। सबसे ज्यादा समस्या शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर ही आ रही है। सीटें भी सबसे ज्यादा आई हैं यहां से, लेकिन दावेदार भी यहां सबसे ज्यादा है। रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, यहां तक कि नंदलाल भी दावेदार हैं। देखा जाए तो लगातार जीत रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह भी दावेदार हैं। तो यहां पे थोड़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कहा है कि ये कुछ चुनौती नहीं है, ये चुनौती नहीं है और बहुत ही शालीनता से और सौम्य ढंग से और स्मूथली इसको निपट लिया जाएगा। मान के चलिए संगठन के योद्धा हैं और ऐसा ही होगा। नहीं होता है तो भी आपके पास खबरें आएंगी, जो भी होगा आपके पास बताया जाएगा। लेकिन आज एक और बड़ी चीज भी शपथ ग्रहण में आपने देखी होगी, हमने उसको लेकर अपने पेज पर अपडेट भी किया था। जो डर राहुल गांधी ने इशारों ही इशारों में जताया कि यहां हमें महाराष्ट्र या दूसरी स्टेट की तरह की कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, उस डर को सुखविंदर सुक्खू शपथ से पहले ही दूर करते दिखे। 3 निर्दलीय विधायक जीते हैं और 2 उनके मंच पे थे। आशीष शर्मा हमीरपुर से, उनके अपने गृह जिले से, और केएल ठाकुर नालागढ़ से। बीजेपी में थे, बीजेपी के विधायक रहे हैं केएल ठाकुर। कांग्रेस के विधायक को चुरा के लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ले गई तो वो इंडिपेंडेंट चले गए, उनको टिकट नहीं मिला और अब वो जीत के आए हैं और सीधे आज वो मंच पर राहुल और प्रियंका के पीछे, ठीक पीछे दिखे। आशीष शर्मा भी मंच पर उनको स्थान दिया गया था। सुखविंदर सुक्खू के साथ वो लंबे समय तक उनकी बातचीत भी हुई। उन्होंने एक संकेत दे दिया है मुख्यमंत्री ने कि देखिए 2 हमारे साथ आ गए हैं। अभी हाउस में शक्ति परीक्षण होना है, लेकिन कांग्रेस पहले से ही सतर्क होकर काम कर रही है। यही हिदायत जो है वो मुख्यमंत्री को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और दूसरे कांग्रेसियों को राहुल गांधी भी दे गए हैं। वक्त के साथ साथ सारी चीजें आएंगी। अभी 2 नियुक्तियां हुई हैं, अधिकारियों की नियुक्तियां रात तक फाइनल हो जाएंगी और कल संभवतः आपके पास आ जाएंगी। कल शाम तक या परसों तक मंत्रिमंडल को लेकर भी कोई तस्वीर सामने आ सकती है। लेकिन अगर थोड़ी दिक्कत हुई कहीं तो जाहिर है कि दिल्ली जाने से भी नहीं चूका जाएगा। हालांकि फ्री हैंड दे दिया गया है कि दोनों बैठकर इसको तय कर लो। दोनों जब बैठ करेंगे तो ठीक है जी। संजय जो पूछते हैं जी, हाँ ठीक है जी, ये पूछ रहे हैं, संजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि कांगड़ के वोट, कांगड़ा वाले क्यों वोट करें। जनाब ये अपने नेताओं से आप पूछिए, क्योंकि आप मंत्री के लिए वोट नहीं करते हैं, आप विधायक के लिए वोट करते हैं। आपके विधायकों में ऐसी क्या कमी है कि वो मंत्री नहीं बन पाते, ये आप अपने नेताओं से पूछिए, ये आप अपने नेताओं से पूछिए। सबसे ज्यादा एमएलए कांगड़ा जिले से हैं। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जरूर शिमला से हैं, लेकिन 15 में से 10 सीटें कांगड़ा में जीती हैं। उसके बिना सरकार नहीं बनती थी, मंडी में साफ है। इसके बावजूद अगर एक ही संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की पोस्ट जाती है तो कमजोरी आपके नेताओं की है, उनकी नहीं है। जो बने उनका तो दम था, इसलिए वो मुख्यमंत्री भी बने, उनका दम था तो उप मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन आपके कांगड़ा के नेता जो थे वो कहां थे, ये देखना होगा। अब अगर कोई उनमें से बार बार एमएलए बनने के बावजूद मंत्री नहीं बन पाता है तो आप ये ना कहें कि आप वोट क्यों करें, आप उससे पूछें कि भैया तुझको चुनकर क्यों भेजते हैं, तुझको चुनकर क्यों भेजते हैं, क्यों नहीं तुम लोग कष्ट करते। ये आपके नेताओं की कमी है जी, आपके नेताओं की कमी है। कुछ और पूछ रहे हैं जी। अच्छा, खुशदीप शर्मा कह रहे हैं और शानिल मस्ट गेट डिजर्व अ गुड प्लेस। यस ही डिजर्व अ गुड प्लेस। खुशदीप जी हम कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी हेल्थ का इशू जो है उसकी चर्चा आ रही है। हालांकि उन्होंने पिछली बार करोड़ टिब्बा चढ़ दिया था 6 महीने पहले, उसके बाद टिकट भी मिल गया और वो जीत भी गए, अच्छे मार्जिन से जीते। लेकिन ये देखना होगा, अगर आपको यंग टीम चुननी है तो एक समय ऐसा आता ही है जब आपको जो है अपने बुजुर्गों को ये कहना पड़ता है कि बड़े काम हमें दे दीजिए, आप जो है हमको मार्गदर्शन कीजिए। तो मार्गदर्शक मंडल जो है यहाँ भी बनना है। अब कौन कौन उसमें आता है, कौन कौन नहीं, क्योंकि देखिए चंद्र कुमार को इग्नोर करना मुश्किल है, वो वहां रहेंगे। और सबसे ज्यादा जो दबाव है वो शिमला संसदीय क्षेत्र में है। इसको किस तरह से निपटाते हैं, यहीं पे जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की दक्षता का, उनके तालमेल का भी पता चल जाएगा।
अगर वो तालमेल रखते हैं, दक्षता से इसको सुलझाते हैं, तो आपको इसका पता चल जाएगा उन दक्षता से सुलझा लिया। तालमेल नहीं होता है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ खटपट, कुछ ना कुछ चुनचुकरी चलती रहेगी, कुछ ना कुछ चुनचुकरिया जो है चलती रहेगी, एक दूसरे को चुनचा बजती रहेगी। तो ये है जी मामला असली। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को बनाओ किसी को नहीं बनाओ, लेकिन ऐसा है जी। कुलदीप पठानिया सीधे रहे जी भटियात से, उनका स्टेक बनता है। कांगड़ा चंबा में से इस बार एक मंत्री चंबा को देना बनता है, भले ही वहां 2 सीटें हैं। आशा कुमारी बनती तो वो भी मंत्री होती अगर वो जीती तो, लेकिन हुआ क्या कि पूरे प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी के लिए वोट पड़े, लेकिन वहां उनके नाम पे वोट ही नहीं पड़े। आशा कुमारी जी का बयान आया था कि सत्ता जो आई है कांग्रेस को, जो वोट पड़े हैं वो वीरभद्र सिंह जी के नाम पे पड़े हैं। अब पता नहीं उनको क्यों नहीं पड़े, ये समस्या हो गई वहां पे, और उनको नहीं पड़े तो बेचारी हार गई। हमारी उनके साथ संवेदनाएं हैं, वो अच्छी लीडर हैं, CWC जैसे पद पर रही हैं, कांग्रेस जैसे पंजाब जैसे प्रदेश की प्रभारी रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाई। अगर जीती होती तो वो CM पद की रेस में होती, मंत्री पद तो बाद की बात है, तो जाहिर है कि तब भी पद जाता। तो चंबा का स्टेक बनता है जी। अर्की से संजय अवस्थी जीते हैं जी, वहां से अब देखिए कितना कहाँ नंबर ठहरता, क्योंकि देखिए हाँ, सुधीर शर्मा का स्टेक है, बिल्कुल है, सुधीर शर्मा का स्टेक बनता है, वो मंत्री रहे हैं और कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। कांगड़ा में 3 अगर मंत्री बनते हैं तब भी जो है उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, 4 बनते हैं तब तो और भी इजी हो जाता है उनको बनाना, लेकिन अगर 2 भी बनते हैं तब भी उनका स्टेक बनता है। बीजेपी के टाइम में 2 ही थे कांगड़ा से, है ना जी, सरवीन चौधरी और राकेश पठानिया थे। विक्रम को तो हमीरपुर संसदीय कोटे से रखा गया था। तो अगर 2 भी बनते हैं तब भी सुधीर का स्टेक है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। चौधरी चंद्र कुमार का यूनानिमस है कि वो तो बनना ही बनना है उन्होंने जी। मंडी में दिक्कत है जी, मंडी में दिक्कत है जी। मंडी में प्रॉब्लम यह है कि मंडी में MLA ही नहीं है उनके पास, जो है एकमात्र वो नया है, लेकिन वो भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आता है। तो मंडी जिले को लेकर जो है कहें कुछ तो अलग बात है, अदरवाइज मंडी पार्लियामेंट्री में जो सीटें हैं वो 5 है, एक रामपुर की, नंदलाल की, 2 ट्राइबल वाली सीटें हैं, लाहौल स्पीति की और किन्नौर की, और 2 एक मनाली की और एक प्रॉपर कुल्लू की है। कुल्लू वाले सेकंड टाइम आए हैं, लगातार 3 बार जीत के आ गए हैं जगत नेगी, और रवि ठाकुर भी दोबारा आए हैं एक बार फिर से, लगातार 4 बार शायद अपने नंदलाल जी जीते हैं, उनका भी स्टेक है। हो सकता है जी मोनू ठाकुर हो सकता है 16 से ना बने कोई, लेकिन वहां पे अगर बनता है कोई तो पहला स्टेक जो है वो धनराम शांडिल जी का ही होगा। कौन बनता है कौन नहीं देखना होगा जी। ब्राक्टा भी 3rd टाइम आए हैं, वीरभद्र सिंह का ग्रुप चाहता है, हॉल चाहता है कि उनका भी स्टेक बनता है, लेकिन ब्राक्टा से फिर सीनियर जो है रामपुर वाले हैं, ये देखना होगा। संजय रतन, विनीत राणा, देखिए संजय रतन का जो कंपटीशन होगा वो कांगड़ा में भी इस लिहाज से हो जाएगा कि कांगड़ा में पंडित कैंडिडेट जो है वो कैसे, क्योंकि सारे देखते हैं इसमें, वैसे तो हम लोग नहीं इसको अप्रूव करते जातिवाद को, लेकिन जब पॉलिटिक्स होती है तो आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीजें आज भी पॉलिटिक्स में है। तो वहां ये भी देखा जाएगा, कांगड़ा का भी होगा, फिर OBC पंडित और ठाकुर ये भी देखा जाएगा। तो सुधीर शर्मा, संजय रतन, RS बाली, ये लोग इन 3 में से तो फिर सुधीर सीनियर है जी, बड़ी सीधी सी बात है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप 4, 3, 4, 5 टर्म की, देखिए अब लंबे समय से मैं आपको बताऊं, हर्षवर्धन लंबे समय से सीनियर हैं, दूसरे नंबर पे होंगे सीनियरिटी में मेरे ख्याल से, लगातार जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। कुलदीप पठानिया के बराबर मान लीजिए उनको, चंद्र कुमार के बाद जो है कुलदीप पठानिया, हर्षवर्धन, ये सबसे ज्यादा सीनियर है, तो उनका स्टेक है, वो लंबे समय से चुपचाप है, लेकिन उन मंत्री पद नहीं बन रहा है। तो जी है विक्रमादित्य का, मुझे लगता है जी कैबिनेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है विक्रमादित्य के, पोर्टफोलियो को लेकर देखना होता है क्या बनता है क्या नहीं बनता है जी। सुजानपुर वाले राणा जी का भी स्टेक है जी। मैंने वही तो कह दिया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जो है ठाकुर गुट में से जो है, ठाकुर लॉबी में से जो है राजेंद्र राणा है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, उनको आप जो है माइनस नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी ओर जो है संगठन के लिहाज से देखें तो राजेंद्र राणा जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और दूसरी ओर जो है वो कांग्रेस सेवा दल से विधानसभा की पॉलिटिक्स में आए लखनपाल हैं, लगातार 3री बार जीते हैं। 2 बार उन्होंने बलदेव शर्मा को हराया, इस बार उन्होंने माया शर्मा को हराया। तो कई चीजें हैं, यही देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस तरह से बैलेंस बिठाते हैं जी। 6ठी बार बने, हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं। बीच में एक बार हारे थे हर्षवर्धन चौहान, तो वही बात है जी। कुल्लू में जो है जी सीनियर मोस्ट सुंदर ठाकुर ने 2री बार जीते हैं, बाकी गौड़ साहब तो पहली बार आए हैं, देखना होगा क्या होता है। अनिरुद्ध सिंह का स्टेक है जी,
लगातार तीसरी बार। अब जरूरी नहीं है कि सारे मंत्री बने, मैंने कहा 2 पद और भी हैं, अध्यक्ष का और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। तो कौन बनता है कौन नहीं देखना होगा जी। कुलदीप राठौर को आप माइनस नहीं कर सकते। विपिन जी आपने ठीक कहा, आपने अच्छा याद दिलाया। कुलदीप राठौर भले ही पहली बार जीत कर आए हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। और पार्टी के अध्यक्षों की अगर हम बात करें तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, पार्टी के पूर्व अध्यक्षों में से जो है सुखविंदर सुक्खू जीते तो वो मुख्यमंत्री बने हैं, और कुलदीप राठौर ही जीते हैं उसके बाद, और बाकी कोई नहीं जीता है जी भी। बाकी इस बार नहीं है, कौल सिंह जी हार गए थे और इस तरह से दिक्कत हो गया, कुलदीप कुमार को टिकट नहीं मिली थी। शाहपुर से केवल पठानिया है। देखिए, जो पहली बार आए हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है चेयरमैनशिप में, किसी को वाइस चेयरमैन, किसी को चेयरमैन बना के, उनके लिए वास्ट है। लेकिन सीनियर जो है, सीनियर भी इतने हैं कि वो जो 10 पोस्ट बची है ना, 10 या 12 रख लीजिए, 2 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उन 12 से ज्यादा सीनियर हैं, 12 से ज्यादा हैं। तो जब पद कम होते हैं और दावेदार ज्यादा होते हैं तो दिक्कत आती है। तो वही दिक्कतें हैं, लेकिन ठीक है, ये मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री जो है उसको सुलझाएंगे बैठ के। तो मुझे लगता है कि मामला, जैसा कि उन्होंने कहा है कि सुलझ जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि सुलझ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेकिन अभी नजरें कल से बीजेपी पे भी। आज ज्वालामुखी वालों ने थोड़ा सा आग होता है ना कि आप आग सेक रहे हैं तो धीमी हो जाती है, तो थोड़ा सा उसको हिलाना पड़ता है लकड़ियों को, तो फिर वो फिर से। तो आज थोड़ा सा वो मामला हुआ है, जिसको कांगड़ी भाषा में बोलते हैं मड़ा छेड़ा देते आज तेना, उन छेड़ा कितनी आगे भड़क दी है ये दिखना होगा। तो ये देखना पड़ेगा जी कि बीजेपी में क्या होता है, लेकिन होगा जरूर बीजेपी में। इससे पहले कि वो कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी में होगा, और होना ही था। अब फोकस उधर को जो है शिफ्ट हो जाएगा। ललित जी सबका बनता है, सुंदर का भी बनता है। सुंदर जी तो वैसे ही नाम भी सुंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो किससे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कहते हैं कि सबको बना दो। लेकिन समस्या ये है कि पोस्टें 12 हैं, 2 भर गई हैं, 10 बची हैं, और 2 और जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की हैं। तो ये है जी। अजय सोलंकी फर्स्ट टाइम जीते जी। मुझे नहीं लगता कि मंत्रिमंडल के लिए उनका स्टेक है, मुझे नहीं लगता जी। देखिए क्या होगा जी, क्या नहीं होगा जी। बिना कर्जे के सरकार चलाना मुश्किल है जी, मुश्किल है क्योंकि अभी कर्जा ही हिमाचल प्रदेश पे जो है वो 72-75 हजार का हो गया है। पहले महीने में कर्ज लेना पड़ेगा। हालांकि इस बार तो कर्ज जो है, कर्ज का मर्ज जो है, इस बार इलेक्शन का मुद्दा भी नहीं था। पिछली बार जरूर था कि 47 हजार के कर्जे में हिमाचल को डुबो दिया, और अब 47 हजार से ये चला गया 70 हजार पे, तो 23 हजार का कर्जा नया आ गया। तो ये बात है, लेकिन इस बार नहीं था। रोहित ठाकुर का स्टेक है जी। रोहित ठाकुर लगातार जीत रहे हैं, उन्होंने बाई इलेक्शन भी जीता। अभी देखिए फिर से इस बार जीत के आए हैं। उससे पहले भी 2 बार एमएलए रह लिए हो। उनका तो टेक्निकली तो 4 टर्म हो गए, बीच में सीनियर हो गए, 1 साल के भीतर ही उनकी सीनियरिटी बढ़ गई है बाई इलेक्शन जीतने के बाद जी। पालमपुर वालों का स्टेक बनता है जी। आशीष पटेल जो है वो आपने देखा होगा कि मुकेश अग्निहोत्री के कैंप में थे और बड़े फ्रंट रनर थे, वहां पे फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। तो जाहिर है कि मुकेश अग्निहोत्री के भी आदमी आएंगे, उनके लोग भी आएंगे ही मंत्रिमंडल में। सीएम के होंगे, डिप्टी सीएम के होंगे, तो बात सीधी सी है। तो ये देखना होगा जी। युवराज जी देखते हैं क्या होता है उनका, विक्रमादित्य का क्या होता है देखते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर मुख्यमंत्री ने आज बयान दिया था कि विक्रमादित्य को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये जब वो न्योता देने गए थे हॉली लॉज में, फॉर्मल न्योता देने गए थे कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को अपनी ओथ में आने का, तो उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था। आरएस वाली ने 40,000 वोट लिए हैं जी। चैतन्य शर्मा ने 40,000 वोट लिए हैं। यंग टीम चुननी होगी तो अभी से चुननी होगी, आप बाद में नहीं चुन सकते, आपको बिल्कुल चाहिए। आई एम फाइन प्रदीप कुमार जी, आई एम ऑल वेल, थैंक यू वेरी मच जी। कौल सिंह को आपने बनाया नहीं तो बाकी क्या बनाएगा जी कोई। जब आपने नहीं बनाया कौल सिंह जी को क्या बना दे। चुन के आते तो अपने आप बनते, कौन था जो रोक देता। फिर तो मुख्यमंत्री की दौड़ में भी होते। अपनी अपनी किस्मत है। हिमानी अग्निहोत्री जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कमेंट। लखनपाल जी का स्टेक बनता है जी, 3री बार जीत के आए हैं। राजेंद्र राणा का बनता जी, जॉइंट किलर है, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कोई ना कोई फॉर्मूला इस तरह का बनाना पड़ेगा कि मैक्सिमम लोग सेटिस्फाई हो जाएं। विनोद सुल्तानपुरी देखिए नया चेहरा है, उनका नंबर तभी लगेगा जब सोलन से शांडिल जी मना कर देंगे तो। लेकिन उसके बावजूद भी फिर वहां
राम कुमार है। हालांकि राम कुमार की दिक्कत यह है कि जिस कोटे से उनको लिया जाना है उस कोटे में एक ही सीट मिलेगी ओबीसी में, और वो निश्चित तौर पे वो पैक है, वो चंद्र कुमार के अलावा कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लंबा जुड़ाव हो गया आपसे, थैंक यू।